नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त हम देश की सबसे बड़ी खबर पे नजर डालेंगे, यानी जुलाई का महीना और देश के कई राज्यों में अपने साथ आसमान से आफत लेकर आया है और इस आफत की चपेट में आकर गांव शहर पानी की कहर से सहम रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पानी तूफानी हो चला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना कामंग देशमुख। कहीं नदियों में आए सैलाब में जिंदगी तिनके की तरह बह रही है तो कहीं पानी लोगों के बेडरूम तक घुस आया है। मौसम विभाग हर रोज अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि लोग अपने घरों को छोड़कर जाएं तो आखिर कहां जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बाढ़ ने कहां तबाही मचाई है ये तो बताएंगे ही, साथ साथ कितना नुकसान हुआ है ये भी बताएंगे, क्योंकि लहरों के आगे लोगों का जोर नहीं चल रहा है। सैलाब के बीच से आज कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कि बेहद चौंका देने वाली हैं। उत्तराखंड के चंपावत में लहरों के, आपको बता दें, लहरों की चपेट में एक बस आ गई और फिर किस तरीके से देखते देखते ये बस सैलाब में बह गई ये भी दिखाएंगे। कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं भयंकर बाढ़। डूबी सड़कें, डूब गए मकान, सैलाब में बह गई बस। बाढ़ और बारिश की मार, लोग लाचार। देश के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। उनमें महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला भी शामिल है। वहां भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बाढ़ से हजारों लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं क्योंकि उनके मकानों के अंदर पानी भर गया है। यूं कहें कि उनके मकान पूरी तरह बाढ़ में डूब गए हैं। इन हालातों में लोगों को हर जगह सिर्फ अपनी बर्बादी ही नजर आ रही है, क्योंकि मकान के अंदर रखा सामान या तो पानी घुसने की वजह से भीग गया है या फिर पानी के साथ बह गया है। भयंकर बाढ़ की वजह से कई इलाकों में तो सड़कें दिखाई देनी बंद हो गई हैं। वहां भी पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। चंद्रपुर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिख रहा है कि तबाही केवल कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांव का गांव बाढ़ की चपेट में आने से बच नहीं पाया। कुछ इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि वहां लगे बिजली के खंभे पानी में डूब गए। बाजार, मंदिर, मकान सब कुछ पानी में डूबे दिखाई दिए, जिसके बाद लोग छतों पर डेरा जमाने को मजबूर हो गए। बाढ़ के बीच कुछ लोग छाती भर पानी में डूबकर आते जाते दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन भी बाढ़ वाले इलाकों में लगातार नजर बनाए हुए है और रेस्क्यू टीम उन इलाकों के दौरे कर लोगों को मदद पहुंचा रही है। बारिश और बाढ़ के बीच उत्तराखंड के चंपावत से भी कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें आईं। वहां जोरदार बारिश के बाद एक नाले का जल स्तर इतना बढ़ गया कि वहां से गुजर रही एक स्कूल बस पानी में पलट गई। इस बात की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर बस को पानी से बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से ये काम आसान नहीं था, जिसके बाद खुदाई करने वाली एक मशीन बुलाई गई और फिर उसकी मदद से
बस को किसी तरह पानी से बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय बच्चे बस में सवार नहीं थे। हालांकि इस हादसे में बस का ड्राइवर और कंडक्टर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। और अब हम आपको बारिश की रौद-वेला की 10 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आसमानी आफत ने लोगों को किस हद तक मुश्किल में डाल दिया है। मध्य प्रदेश के देवास में उफनते नाले को पार करने की नासमझी एक ट्रैक्टर ड्राइवर पर भारी पड़ गई, जबकि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से मची तबाही का मंजर आपको साफ साफ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में भी हालात कुछ अलग नहीं है। वर्धा में नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से इलाके में सैलाब के बीच लोग फंस गए, जिनका वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया गया। उत्तराखंड के पौड़ी में सड़क पर मलबा देखिए और पानी आने की वजह से आवाजाही यहां पर पूरी तरह बाधित हो गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बन गए और पूरे का पूरा जो इलाका है पानी में कुछ इस तरह से डूब गया। वहीं गुजरात के अरवल्ली में तो नेशनल हाईवे ही पानी में समा गया, जबकि उत्तराखंड के चंपावत में एक स्कूल बस पानी के तेज बहाव में बह गई। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी लगभग यही हाल दिखाई दिया। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से जल जमाव नहीं बल्कि मकान गिरने की परेशानी से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती में बारिश की वजह से भरभरा कर एक मकान गिर गया, जिसमें 2 लोगों के मरने की भी खबर है। और इस वक्त बड़ी खबर उत्तराखंड के चंपावत में सैलाब के कहर के बाद कैसे स्कूल बस को सैलाब के बीच से बाहर निकाला गया, अब उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, तेज बहाव के बीच पहले बस का संतुलन बिगड़ता है और बस लहरों की चपेट में आकर सैलाब में समा गई और इसके बाद शुरू हुआ बस का रेस्क्यू ऑपरेशन। बस हादसे की ये पूरी तस्वीर चंपावत के टनकपुर इलाके में हुई। जिस सड़क पर यह हादसा हुआ वो इलाके के 10 गांव को जोड़ती है। खास बात यह है कि सावन में इस सड़क पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ होती है और इसे देखते ही अब प्रशासन की ओर से ऐसे बरसाती नालों से गुजरने वाले रास्तों पर पुलिस के जवानों की तैनाती का फैसला किया गया है। और अब हम इस वक्त बात करेंगे गुजरात के अरवल्ली में भी मूसलाधार मुसीबत लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा रही है। भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बहुत हद तक बढ़ चुकी है और सड़कों पर कई फीट पानी भर चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गुजरात को राजस्थान से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भी पानी आ गया, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखिए किस तरह से पानी के बीच में ही वो फंस गई और यहाँ के रास्ते को पार करना इनके लिए नामुमकिन सा हो गया। बिल्कुल, भारी बारिश के बीच अरवल्ली में की जो बस्तियां हैं वहां पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से, ये अरवल्ली गुजरात की तस्वीरें हैं जहां पर ये ट्रक पानी के बीच फंसा हुआ दिखाई दिया। और पानी का प्रचंड प्रहार महाराष्ट्र के भी कई जिलों पर हो रहा है और तबाही की सबसे भयावह तस्वीरें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से सामने आई है। गढ़चिरौली में नदियों के उफान की वजह से 25 सड़कें अभी बंद हैं और सड़कों के बंद होने से करीब 200 गांव का संपर्क आपस में पूरी तरह टूट गया, क्योंकि तेज बारिश की वजह से सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई थी और रास्ता कई जगहों पर बीच से कट गया। जी हाँ, लगभग यही नजारा चौतरफा देखने को मिल रहा है। बारिश और बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास से भी सामने आई हैं, जहां लहरों ने पहले एक ट्रैक्टर का रास्ता रोका और फिर उसे अपने साथ बहा कर ले गई। देवास से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें काफी दूर तक ट्रैक्टर लहरों के साथ बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान से बरसी मुसीबत मूसलाधार, नदी में उफान, मुसीबत में जान। सड़कें पानी में डूबी, थमी जिंदगी की रफ्तार। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। एक और लोगों के मकानों में पानी भर गया है तो कई इलाकों में सड़कों पर पूरी तरह से पानी का कब्जा हो गया है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से सामने आई हैं, जहां तेज बारिश की वजह से गोदावरी नदी में उफान आ गया है। नदी में उफान की वजह से पानी सड़कों के ऊपर बहने लगा है।
और रास्ता दोनों तरफ से कट गया है। हालात ये हो गए कि लोगों को जान जोखिम में डालकर कमर तक पानी में डूबकर सड़कों को पार करना पड़ा। कुछ लोग तो सोमनपल्ली से छत्तीसगढ़ जाने वाले रास्ते पर ही फंस गए और पानी की वजह से अपनी गाड़ियों को आगे नहीं ले जा पाए। बारिश, बाढ़ और आफत। एनडीआरएफ के जवान बने देवदूत। तेज बारिश की वजह से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इस बीच एनडीआरएफ की टीमें भी गढ़चिरौली में लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं। बताया जा रहा है कि गढ़चिरौली में नदियों में उफान की वजह से 25 सड़कें बंद हैं, जबकि 200 से ज्यादा गांवों का आपस में संपर्क कट गया है। एमपी में सैलाब का तांडव। तेज धार में बह गया ट्रैक्टर। बाल बाल बची 4 लोगों की जान। बारिश और बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास से भी सामने आई हैं। हुआ ये, तेज बारिश की वजह से सड़क पूरी तरह से पानी से डूब गई थी और रास्ता पूरी तरह से बीच से कट गया। इस दौरान ट्रैक्टर चला रहे शख्स ने पानी में ट्रैक्टर उतार दिया, लेकिन ट्रैक्टर कुछ ही दूरी पर जाकर पानी के तेज बहाव में बह गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रैक्टर तेजी से पानी की धार में जाता दिखा। हालांकि ट्रैक्टर पानी में डूबता नहीं दिखा। बताया गया कि इस ट्रैक्टर में 4 लोग सवार थे, जो बाद में पानी में तैरकर निकलते हुए दिखाई दिए। हालांकि तेज बहाव में ट्रैक्टर को उतारने की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती थी। पहाड़ों पर भी बारिश बनी मुसीबत। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटा। अचानक आई बाढ़ से भारी नुकसान। मैदानों पर ही नहीं, पहाड़ों पर भी मौसम की मार देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से कई मकान सैलाब में बह गए। जबकि बड़ी संख्या में गाड़ियां मलबे में दब गई। आफत का ये सैलाब काफी डराने वाला था। तस्वीरें ऐसी थी कि किसी की भी देखकर रूह कांप जाए। अचानक आई बाढ़ से लोगों के मकानों में पानी और मलबा भर गया, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित जगहों पर पनाह लेनी पड़ी। इसी बीच मौसम विभाग ने बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है, जबकि उत्तराखंड में 22 जुलाई तक मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे उत्तराखंड की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि वहां अगले 2 दिनों तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया मौसम विभाग की तरफ से। और मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मतलब अगले 2 दिन उत्तराखंड के 7 जिलों के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। और जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, उनमें देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार भी शामिल हैं। जी हाँ, मौसम विभाग के मुताबिक इन 7 जिलों में आज और कल भारी बारिश हो सकती है, यानी कि बारिश का अलर्ट अब दिया जा चुका है, शुरू हो चुका है। और एहतियातन के तौर पर आपको बता दें कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील भी की, ताकि बारिश की वजह से कोई अनहोनी ना हो। और अब आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन का हाल दिखाते हैं, जहां शिप्रा नदी उफान पर बह रही है। तो शिप्रा नदी के उफान पर आते ही रामघाट पर बने सभी छोटे बड़े मंदिर जो है वो जलमग्न हो गए। बड़नगर को जोड़ने वाला छोटा पुल भी डूबा हुआ दिखाई दिया। उज्जैन और इंदौर के आसपास लगभग यही नजारा देखने को मिल रहा है। आसपास की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से उज्जैन की तस्वीरें हैं, जहां पर सड़क में गाड़ी दिखाई दे रही है, किस तरीके से पानी भरा हुआ है।
तो उज्जैन और इंदौर के आसपास हो रही लगातार बारिश की वजह से जसवंत सागर बांध के गेट खोलने पड़े हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों की बस्तियों में रहने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि और शिप्रा नदी का जलस्तर और भी बढ़ता है तो उसकी सूचना फौरन कंट्रोल रूम को दे दी जाए। आसमानी तबाही के बीच मध्य प्रदेश के खरगोन से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और यहाँ सैलाब का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। 2 दिनों से हो रही जोरदार बारिश की वजह से प्राचीन सिरवेल का प्रसिद्ध झरना लोगों को अब डराने लगा है। यहाँ से झरने जो बह रहे हैं, वहां से गिरता हुआ पानी अपने आप में वाकई खौफनाक है। और इसके अलावा झरने के दोनों छोर पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार बारिश की वजह से देवड़ा डैम में 72% पानी भर गया। खरगोन शहर में बेजला देवड़ा बांध से ही ये पानी सप्लाई होता है, जिसकी ये तस्वीर सामने आई है। लेकिन फिलहाल इस डैम में पानी का लेवल बढ़ने से हालात बेहद खौफनाक हो चुके हैं, यानी भयावह बना हुआ है। प्रशासन की ओर से डैम और झरने के आसपास जाने से लोगों को मना कर दिया गया है। और मौसम की बारिश कई राज्यों में कहर बनकर टूट रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत भारत के कई राज्य मौसम की मार झेल रहे हैं। देश भर से 5 जगहों से आई ये तस्वीरें बाढ़ की विनाश लीला दिखा रही हैं। मध्य प्रदेश का हाल हो, उज्जैन हो, हरदा हो, होशंगाबाद हो या फिर महाराष्ट्र का गढ़चिरौली हो या फिर वर्धा, सैलाब संकट से हर तरफ जिंदगी पर आफत बनाई है। और उज्जैन में उफनती लहरों के बीच एक गाड़ी लहरों के साथ बहती हुई नदी में समा गई तो होशंगाबाद में लहरों का रौद्र रूप देखिए किस तरह से देखने को मिला, जिसके बाद लोगों की हिम्मत नहीं हो रही कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाएं। और वहीं मध्य प्रदेश की भी लगभग तस्वीरें ऐसी ही आ रही हैं। तो मध्य प्रदेश के हरदा में तो नदी का उफान पुल के ऊपर से बह रहा है और महाराष्ट्र के वर्धा में एसडीआरएफ के जवान इस मुसीबत की घड़ी में लोगों को देवदूत से कम नहीं नजर आ रहे हैं। तो आसमानी आफत के बीच उत्तराखंड के पौड़ी से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली हैं। यहां भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने की घटना की वजह से लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं उत्तराखंड की भी अगर बात कर ले तो उत्तराखंड के पौड़ी में भी भारी बारिश के बाद देखिए किस तरीके से कोटद्वार पौड़ी रूट पर गाड़ियों की आवाजाही बाधित हो रही है, ठप हो चुकी है। पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद सड़क पर पत्थर और पानी आने से लैंडस्लाइड हो गया और आने जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही नहीं, पौड़ी जाने का रूट भी बंद हो चुका है। कई जगहों पर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं और इस वजह से नेशनल हाईवे जगह जगह जाम हो चुका है। और बारिश की इस मुसीबत के बीच इन रास्तों को बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से फिर से खोलने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त बड़ी खबर हम अपडेट करेंगे आपको। भारत ही नहीं, अमेरिका के हवाई में भी सैलाब का रौद्र रूप लोगों के लिए डर की वजह बना हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। हवाई में 1-2 मंजिला इमारत के ऊपर से विकराल लहरें गुजरती दिखाई दे रही है। सैलाब को देखकर इलाके में भगदड़ की स्थिति है इस वक्त। आनन फानन में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़क पर देखिए किस तरह से आ गए। अमेरिका के हवाई द्वीप से आई ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो गई है और वीडियो में समुद्र से उठी लहरें 2 मंजिला इमारत को पार करती हुई आपको नजर भी आ रही होंगी। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ यूरोप गर्मी की मार झेल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ समुद्र में उठती डरावनी लहरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कई एक्सपर्ट्स इसे धरती पर बढ़ते तापमान से जोड़कर देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स इन्हें भविष्य में होने वाली तबाही से पहले की चेतावनी बता रहे हैं। तो सैलाब का ये सितम ऐसे वक्त में जब आधा हिंदुस्तान पानी की चपेट में है और इस वक्त हमने कोशिश की कि आप तक ये हर बड़ी खबर इस बुलेटिन के जरिए पहुंचाए और आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होंगे। ठनी पड़ी है। चीन दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझता है और लगभग पूरे के पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है। इसी वजह से चीन की सिर्फ फिलीपींस ही नहीं बल्कि वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनई जैसे देशों के साथ भी ठनी हुई है। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी पहुंच चुका है। 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को नकार भी दिया था, लेकिन फिर भी चीन के कानों पर जू नहीं रहेंगी। वो दक्षिण चीन सागर में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाता रहा और वहाँ अपनी सेना और हथियार भी तैनात कर रहा है। चीन के इन तेवरों को देखकर ही फिलीपींस का जोर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर है, अपनी सेना को आधुनिक बनाने पर है। वो अपने पुराने चॉपरों को नए दमदार हेलीकॉप्टरों से रिप्लेस करना चाहता है।
जिसके लिए उसकी पसंद भारत में बना ध्रुव हेलीकॉप्टर है। वैसे फिलीपींस की भारत से ये डिफेंस डील कोई नई बात नहीं है। अभी जनवरी में ही उसने भारत से उसकी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की 3 बैटरियां खरीदने के लिए 37 करोड़ 50 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 3000 करोड़ रुपए का सौदा फाइनल किया था और इसके बाद अब वो भारत से ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है। इतना ही नहीं, खबर है कि फिलीपींस भारत के स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान से भी काफी इंप्रेस्ड है और पूरी संभावना है कि ध्रुव के बाद फिलीपींस भारत से तेजस खरीद सकता है। वही तेजस जिसे इसी महीने की शुरुआत में मलेशिया ने भी रूस के MiG-35 और चीन के JF-17 को ठुकरा कर चुना था। उधर गुजरात के अहमदाबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें शहर के एक इलाके में भारी बारिश के बाद देखते देखते सड़क धंस गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना के वक्त वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि सड़क पर बना गड्ढा इतना बड़ा था कि उसमें कोई भी गाड़ी आसानी से समा जाती। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें शहर के अमराईवाड़ी इलाके की एक सड़क बीच से दबी दिखाई दी, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता अगले ही पल सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। सड़क धंसने की वजह से वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया जो चंद सेकंड के अंदर ही पानी से लबालब भर गया। गनीमत यह रही कि सड़क धंसने की इस घटना के दौरान वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं इस घटना के बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बरसाती नाले में आए उफान को पार करना एक कार वाले को महंगा पड़ गया। जैसे ही उसने पुल पार करने की कोशिश की, उसकी कार पानी के तेज बहाव के आगे कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाई। बताया गया कि पानी में फंसी कार को निकालने के लिए लोगों ने रस्सी की मदद से उसे खींचना चाहा, लेकिन बहाव इतना तेज था कि उसे बहुत देर नहीं लगी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पुल के दोनों तरफ कई लोग खड़े नजर आए, जिनकी आंखों के सामने ही कुछ सेकंड के अंदर भारी भरकम कार तिनके की तरह बह गई। हालांकि गनीमत यह रही कि उस वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश के बाद सांगला घाटी में पत्थरों की बाढ़ आ गई। पिछले कई दिन से राज्य के अलग अलग जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। लेकिन ये पहली बार है जब भारी बारिश के बाद किन्नौर में पत्थरों का सैलाब आ गया। जो वीडियो सामने आया उसमें सांगला घाटी में मौजूद थेमगरंग नाले में पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर तेजी से नीचे की तरफ बहते दिखाई दिए। इस घटना को जिसने भी देखा वो दहशत से भर गया। इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी इस अनोखी घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करता रहा। कुछ देर तक वो नाले के पास खड़ा होकर पत्थरों के सैलाब का वीडियो बनाता रहा, लेकिन जैसे ही बड़े बड़े पत्थर पानी में बहते हुए उसके पास पहुंचे वो भाग खड़ा हुआ। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सांगला घाटी में पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी ताकि बारिश के इस मौसम में कोई हादसा न हो जाए। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर गिर गया। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पहाड़ से मलबा आने की वजह से पूरी सड़क बंद हो गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ हाईवे पर गिरता दिखाई दिया। पहाड़ से मिट्टी के साथ बड़े बड़े पत्थर भी सड़क पर गिरते नजर आए। उनके साथ कई पेड़ भी अपनी जगह से उखड़कर सड़क पर आ गिरे। इस दौरान वहां कई लोग खड़े दिखाई दिए जो पहाड़ खिसकने की इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे। आज हमारी लैंडस्लाइड हो रही है या फिर सड़क में पत्थर गिर रहे हैं, सड़कें बंद हो रही है। और ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या कर दी गई। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या की गई और इस हत्या के मामले में हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले हैं कि खनन माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मैंने कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। अब से थोड़ी देर पहले खबर ये आई थी कि बेलगाम खनन माफियाओं ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया था। डीएसपी सुरेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे थे अवैध खनन को रोकने के लिए और इसी बीच उन पर डंपर चढ़ा दिया गया, जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और इस मामले में मंत्री अनिल विज की ओर से बयान ये जारी दिया गया है कि खनन माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। पर कहर बनकर टूटते दिखे। वीडियो में कादिरव का एक लड़ाका लॉन्चर से रॉकेट दागता नजर आया। जैसे ही रॉकेट दागा गया वहां धुएं का गुबार छा गया। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में चेचन लड़ाके ज़ेलेंस्की की सेना पर गोलियों की बारिश करते दिखे। इस दौरान वहां यूक्रेन का एक सैनिक जमीन पर गिरा नजर आया।
इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में भी कादिरव के लड़ाके दुश्मन पर रॉकेट दागते और गोलियों की बौछार करते दिखाई दिए। वीडियो के आखिर में कादिरव के लड़ाके एक मकान से यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करते नजर आए। उधर मध्य प्रदेश के धार में यात्रियों से भरी एक बस नर्मदा नदी में गिर गई। इस हादसे में बस में सवार 13 लोगों की जान चली गई। बताया गया कि बस इंदौर से महाराष्ट्र के पुणे जा रही थी और धार के पास नर्मदा नदी पर बने पुल को पार करते वक्त उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वो कई फीट नीचे नदी में जा गिरी। घटना की जानकारी लगते ही फौरन उसमें मौजूद लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके लिए गोताखोरों की एक टीम ने पानी में छलांग लगाई तो दूसरी तरफ बस को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त बस में 13 लोग सवार थे जो इंदौर से पुणे की तरफ जा रहे थे। पूर्ण जांच के बाद 13 लोग हैं। 13 जो थे वो 13 ही मर गए। सभी के नाम आ गए, पते आ गए। इस हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी बातचीत की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। सब मिल गए हैं। उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनमें से 5 की पहचान हो चुकी है। हम उनके गंतव्य पर भेजेंगे। वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि पुल पर मौजूद एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे के बाद घटना की जांच के आदेश दे दिए। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना अब और भी खतरनाक हमलों की तैयारी कर रही है। और एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, आसमानी आफत के बीच उत्तराखंड के पौड़ी से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। यहां भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने की वजह से लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पौड़ी में भारी बारिश के बाद कोटद्वार पौड़ी रूट पर गाड़ियों की आवाजाही ठप हो चुकी है। पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद सड़क पर पत्थर और पानी आने से लैंडस्लाइड हो गया है और आने जाने वाले यात्री को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरों को अपने हमलों से तबाह करते जा रहे हैं। यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी ने दावा किया कि करीब एक हफ्ते के भीतर रूसी सेना के हमलों में यूक्रेन के 50 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई। 5वीं और 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने के बाद भारत की भी उन देशों में गिनती होगी। इन विमानों को बनाने में देसी लड़ाकू विमान तेजस की तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। लड़ाकू विमानों के बाजार पर अभी कुछ गिने चुने देशों का ही कब्जा है। लेकिन मलेशिया के साथ तेजस मार्क 1 की डील पर आगे बढ़कर भारत ने भी इस बाजार में कदम रखने की तैयारी कर ली है, क्योंकि भारत में बने लड़ाकू विमान तेजस ने मलेशिया में अपना लोहा मनवाया और चीन और रूस जैसे धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया। भारत को तेजस मार्क 1 बनाने में 2 दशक लगे, लेकिन इस विमान को बनाकर भारत ने एक ऐसी तकनीक बना ली है जो उसे लड़ाकू विमानों के बाजार का बड़ा खिलाड़ी बनाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि तेजस की तकनीक के दम पर भारत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एमका मार्क 1 यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 बनाएगा, जिसके लिए DRDO और HAL मिलकर काम करेंगे। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप तैयार है। यानी भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल होने के लिए तैयार है जिनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। खबर है कि रक्षा और वित्त मंत्रालय के बीच चर्चा के बाद इस प्रोजेक्ट को इसी साल सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी की मंजूरी भी मिल सकती है, जिसके बाद भारत लड़ाकू विमानों के आसमान में ऊंची उड़ान भरेगा, वो आसमान जहां भारत का तेजस। हरियाणा में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर हमला, डीएसपी के ऊपर चढ़ाया ट्रक, हमले में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौत। अग्निपथ योजना की भर्ती में धर्म और जाति प्रमाण पत्र पर सरकार का जवाब, रक्षा मंत्री ने कहा पुरानी व्यवस्था में नहीं हुआ कोई बदलाव। हमारे आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक चली आ रही है, कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फुलवारी पीएफआई मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पूछताछ में नूपुर पर हमले की जताई गई आशंका। आरोपी अतहर के मोबाइल से मिला नूपुर शर्मा का नंबर और एड्रेस। बिहार के सीतामढ़ी में अंकित नाम के युवक पर चाकू से हमला, नूपुर शर्मा का वीडियो देखने पर हमले का आरोप, पुलिस का आपसी विवाद का दावा। वो दोनों बोला नूपुर शर्मा का समर्थक है, बोले कि हाँ मैं। विवाद आगे बढ़ के आपसी में दोस्तों के बीच में ही चाकूबाजी हो गई। बीजेपी के निलंबित नेता नूपुर शर्मा ने गिरफ्तारी पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। नूपुर के खिलाफ देश भर में दर्ज 9 FIR।
लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएम योगी का अधिकारियों को सख्ती का निर्देश, कहा राजनीति का अड्डा न बने मॉल। उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में आज भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के अमरावती में घर गिरने से 2 लोगों की मौत। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन महंगाई पर महासंग्राम। विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। सरकार का विपक्ष पर आरोप। विपक्ष की रुचि किसानों की और आम जन की समस्याओं में नहीं है। We can have discussion on that. I have no problem. लंबी बीमारी के बाद मशहूर गजल गायक भूपेंद्र सिंह का निधन। 82 साल की उम्र में मुंबई के अस्पताल में ली आखिरी सांस। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले 20 बड़ी खबरों पर आइए नजर डाल देते हैं फटाफट अंदाज में। हरियाणा के मेवात में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। खनन माफिया ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को ट्रक से रौंद दिया। मौके पर ही डीएसपी की मौत हो गई। सुरेंद्र की मौत के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत है। जानकारी के मुताबिक इसी साल रिटायर होने वाले थे सुरेंद्र सिंह। उत्तराखंड के चंपावत जिले के किरौड़ा नाला में एक स्कूल बस नाले में गिर गई और सैलाब की चपेट में आकर पानी के तेज बहाव में समा गई। हादसे के वक्त ड्राइवर और कंडक्टर बस के अंदर मौजूद थे। आसपास से गुजर रहे लोगों ने चालक और कंडक्टर को बाहर निकाला। हादसे के बाद एसपी ने सड़क पर बने बरसाती नालों के पास पुलिस तैनात करने के आदेश जारी किए हैं। गुजरात के वर्धा में भारी बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। कई गांवों में पानी भर गया है। प्रशासन के साथ एसडीआरएफ टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ ने सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित निकाला। अभी तक करीब 500 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के देवास में एक ट्रैक्टर चालक जान जोखिम में डालकर सैलाब पार करने की कोशिश करता दिखाई दिया। नदी का बहाव तेज होने की वजह से ट्रैक्टर चालक को लगा कि वो शायद लहरों को पार कर लेगा, लेकिन उसकी एक गलती उसी पर भारी पड़ गई और वो ट्रैक्टर समेत लहरों के तेज बहाव में समा गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की जान बच गई। राजस्थान के जैसलमेर में रेलवे अंडरब्रिज में एक कार पानी में डूब गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कार में 3 लोग सवार थे। करीब 15 मिनट तक जिंदगी और मौत से लड़ते रहे। हालांकि समय रहते सभी कार सवार गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकाले गए और तैरकर अपनी जान बचाई। उसके बाद अंडरब्रिज में डूबी कार को बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहां दुकानों से लेकर लोगों के घरों में पानी भर गया। कई जगह मंदिर परिसर पानी में डूब गए, तो कुछ जगहों पर जल भराव की वजह से लोगों को अपने आशियानों को छोड़ना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि लोगों को अपने घरों की छतों पर शरण लेनी पड़ रही है। गुजरात के अरवल्ली में मूसलाधार बारिश ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों को जगह जगह जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। हालात ये है कि गुजरात को राजस्थान से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर पानी आ गया, जिसकी वजह से हाईवे पर आवाजाही बाधित हो गई है। अब यहां के लोग हाईवे से पानी हटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश और बाढ़ ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। सोमनपल्ली इलाके में सड़क सैलाब में समा गई, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। गढ़चिरौली में नदियों में उफान की वजह से 25 सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि 200 से ज्यादा गांवों का संपर्क भी टूट गया है, जिस वजह से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश के बाद शिप्रा नदी उफान पर है। रामघाट पर बने कई मंदिर पानी में डूब गए। पानी के तेज बहाव में कई लोग पैदल पुलिया पार करते हुए दिखाई दिए। उज्जैन के आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बाद जसवंत सागर बांध के गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने निचली बस्ती में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी भी जारी कर दी है। आसमानी तबाही के बीच मध्य प्रदेश के खरगोन से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां सैलाब का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। 2 दिन से हो रही जोरदार बारिश की वजह से प्राचीन सिरवेल का प्रसिद्ध झरना लोगों को अब डराने लगा है। लगातार बारिश की वजह से देवडा डैम में 72% पानी से भर गया है। प्रशासन की ओर से डैम और झरने के आसपास जाने से लोगों को मना किया गया है।
और वहीं पुणे के लोनावाला में स्विमिंग पूल में गिरकर 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी है। दरअसल ये पूरा परिवार जुड़वा बच्चों का जन्मदिन मनाने यहाँ आया था। एक बच्चा खेलता खेलता स्विमिंग पूल के पास पहुंच गया और खिलौने पकड़ने के चक्कर में पुल में गिर गया। आनंद फानंद में बच्चे को स्विमिंग पूल से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उत्तराखंड के पौड़ी में भारी बारिश के बाद कोटद्वार पौड़ी रूट पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद सड़क पर पत्थर और पानी आने से लैंडस्लाइड होने की वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पहाड़ियों से बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे कि नेशनल हाईवे जगह जगह बाधित हो गया है, जिसे मशीनों के जरिए खोलने का काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही मची है। लोगों के घरों में पानी घुसने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के बस स्टैंड में बाढ़ आने से कुछ गाड़ियां फंस गईं। बाढ़ की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं बाढ़ से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसान प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में बारिश की वजह से एक मकान गिर गया। घटना फुबगांव इलाके की है। इस हादसे में मलबे में 5 लोग दब गए, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर तालाब में गिर गई। हादसे में कार ड्राइवर की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे कुछ पुलिस वालों ने वहां मौजूद लोगों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया और सबसे पहले तालाब से कार को बाहर निकाला। इसके बाद कुछ पुलिस वाले तालाब में उतरे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ, कार में केवल एक शख्स ही सवार था, जिसकी मौत हो गई। वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार में एक सांड गहरी खाई में गिर गया। सांड को खाई से बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने हाइड्रोलिक क्रेन को बुलाया और इसकी मदद से पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांड को ऊपर खींच लिया और उसको इलाज के लिए पशु अस्पताल भेज दिया गया। गुजरात के अमरेली जिले में गुस्साई शेरनी ने सड़क से गुजर रहे लोगों को निशाना बनाया। शेरनी के हमले में 6 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि वन विभाग की टीम काफी मेहनत के बाद शेरनी को पकड़ पाई। काफी दिनों से इलाके में शेरनी की दहशत बनी हुई थी और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए थे। बिहार के सीतामढ़ी में एक लड़के को नुपुर शर्मा का वीडियो देखना महंगा पड़ गया। लड़के को वीडियो देखते 3 उपद्रवियों ने आपको बता दें इस तरीके से प्रताड़ित किया। इतने बेकाबू हो गए वो कि उनको चाकू से हमला कर दिया। उधर पूरे मामले में आपसी कहासुनी की बात पुलिस बता रही है, जबकि पीड़ित पक्ष का दावा है कि चाकूबाजी सिर्फ नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर की गई थी। आपको बता दें कि आरोपियों ने लड़के पर चाकू से एक के बाद 6 वार किए। राजस्थान के बीकानेर में एक औरत से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में आरोपी महिला के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है और इस दौरान महिला कई बार खुद को बचाने की कोशिश भी करती दिखाई दे रही है। इसके बावजूद आरोपी उस पर हमला करता रहता है। इस हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था। शिकायत के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिहार के छपरा में अचानक एक दुकान में आग लग गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर तक उठती दिखाई दी। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया और आग से भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या का मामला सामने आया है। खनन माफिया पर डीएसपी को ट्रक से रौंदने का आरोप लगा है। आरोप है कि खनन माफिया ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को ट्रक से कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तावड़ू मेवात के डीएसपी सुरेंद्र सिंह नूह में अवैध खनन की घटना की जांच के लिए पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह इसी साल आपको बता दें कि रिटायर भी होने वाले थे। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस फिलहाल उन्हें पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। इस घटना पर नूह पुलिस ने कहा कि घटना के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है और आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की दिखा रहे हैं जहां पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह पहुंचे थे जो अवैध खनन करने वाले माफिया हैं उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि वहां पर अवैध खनन चल रहा था। लेकिन ट्रक ड्राइवर ने उन पर ही ट्रक चला दिया और उसके बाद मौके पर ही डीएसपी की मौत हो गई। और 2-3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ये डीएसपी सुरेंद्र सिंह जिनकी आज हत्या कर दी गई, डीएसपी को इसी ट्रक से कुचला गया। माफिया पर हत्या का आरोप लग रहा है और लगातार इस मामले में अब कार्रवाई जारी है। पुलिस की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों की धरपकड़ की जाएगी। लेकिन इस बीच हरियाणा के मंत्री अनिल विज की ओर से भी बयान जारी किया गया है और साफ तौर पर यही कहा गया है कि ये बेहद निंदनीय है, लेकिन जल्द से जल्द
हत्या के जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाएगी। हरियाणा में डीएसपी की हत्या, ये 3 तस्वीरें, एक तरफ खुद डीएसपी सुरेंद्र सिंह, वहीं दूसरी तरफ मौका वारदात की तस्वीर है जहां पर अवैध खनन चल रहा था डीएसपी पर, जहां पर डंपर चढ़ा दिया गया और उसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दरअसल डीएसपी वहां पर पहुंचे थे ये देखने के लिए कि किस तरीके से अवैध खनन वहां पर हो रहा है, क्योंकि वहां पर अवैध खनन हो रहा था तो डीएसपी ने वहां पर, डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने अवैध खनन को रोकने की कोशिश की, लेकिन अवैध खनन रुकने की बजाय इन माफियाओं ने अवैध खनन को रोकने की बजाय उन पर ही डंपर चढ़ा दिया, जिसके बाद सुरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या कर दी गई। नूह की हत्या पर लगातार अब कार्रवाई रोकने के लिए और अपनी टीम के साथ गया था। जो मुझे जानकारी मिली है 5 पुलिस के अधिकारी थे, डीएसपी था, और जिस तरह डंपर चढ़ा के वहाँ से भागा है तो उसकी जाने वाले समय गिरफ्तारी करेंगे, खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने सैकड़ों बार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और एनजी तहत सैकड़ों व्हीकलों पे इन पे हमने जो भी एनजीटी के जो लगते हैं जो पैसे लगे वो भी लगाने का काम करा है। लगातार मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक्शन आप लगातार करते रहते हैं, लेकिन यहाँ क्या मजबूरी थी कि इस तरह की पहले कार्रवाई नहीं हुई, अब कार्रवाई करने के गए, तो क्या इतने हौसले बुलंद हो गए हैं अब अपराधियों के कि डीएसपी तक को मार देंगे जान से? नहीं, कार्रवाई करते थे, ऐसा नहीं है। ताबड़ू इलाके का डीएसपी है और ताबड़ू थाना लगता है। समय समय पर कार्रवाई करते हैं, जहां भी इस तरह की जानकारी मिलती है वहीं पुलिस प्रशासन जाता और कार्रवाई करता है। अवैध माइनिंग का कारण क्या है? क्योंकि आपने बताया कि दादरी का इलाका है, भिवानी का इलाका है, वो माइनिंग का इलाका है, वहां भी बड़े स्तर पर अवैध माइनिंग होती है, हमने भी पहले कई बार दिखाई है। तो क्या कारण है कि सरकार उसको रोक नहीं पा रही? नहीं, अवैध माइनिंग न दादरी में होती, न रेवाड़ी में होती, न भिवानी में होती। अवैध माइनिंग होती है क्षेत्र से अलग। अवैध माइनिंग जो क्षेत्र का एरिया वो माइनिंग वैध है। जहाँ माइनिंग बंद हो, जहाँ माइनिंग की परमिशन ना हो, सेक्शन, वो अवैध माइनिंग कहलाती है। और कई बार तो हमारी पुलिस प्रशासन टीम पर पत्थर बरसा देते हैं गांव के लोग। जब जाते कार्रवाई पत्थर बरसा देते हैं, ट्रक डाल देते हैं, जीप के आगे पत्थर डाल देते हैं। तो ये भी है कि जो कार्रवाई करते हैं रात को तो उन्हें पत्थर ही फेंकते हैं। क्या कारण है? क्योंकि लगातार हरियाणा के अंदर अब देखने में आ रहा है कि गुंडाराज हावी होता जा रहा है, गैंगस्टर हावी होते जा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है तो उसके गैंगस्टर हरियाणा के होते हैं। नहीं, गैंगस्टर नहीं, ये क्या है कि जो इधर के जो लोग हैं इनका काम जो करते हैं, गाड़ी भर ली, बेच दी, घर का गुजारा चला लिया, चोरी छुप के काम कर लिया, ये वो लोग हैं। ये कोई बहुत बड़े माफिया नहीं है। भर लिया, ट्रक बेच के आए, कहीं ड्रिल डाल दिया, इस तरह के लोग हैं। और जो इसमें क्या है कि शामिल होकर काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं समय से। मंत्री जी, प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार की जरूरत मानते हैं आप? क्योंकि लगातार विधायकों को धमकियां मिल रही हैं। आपने खुद, आपकी पार्टी के विधायक हैं संजय सिंह, वहीं आपके इलाके से आते हैं सोना से, उनको धमकियां मिल रही है। क्या कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की जरूरत है और कहाँ कमी रह रही है? जहाँ भी है, चाहे धमकी की बात करें या चोरी की बात करें, के खिलाफ समय पे हमने कार्रवाई करी है और प्रशासन अपना काम कर, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। डीजीपी से आपकी बात हुई है, होम सेक्रेटरी से बात हुई है? मेरी डीजीपी से बात हुई है, उसकी सारी जानकारी जुटा रहे हैं और जल्दी उसकी जानकारी गिरफ्तारी की देंगे, गाड़ी बताएंगे किस काम की, कहाँ का रहने वाला है, कौन लोग हैं। आगे इस तरह की घटना ना हो उसके लिए क्या इंतजाम करेंगे? कोई बैठक बुलाएंगे और बैठक बुला करके कैसे? सरकार हेकड़ी के साथ अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी, जो कानून है उसके में काम करेगी। हमारे डीएसपी को जान गंवानी पड़ी है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य करेंगे। डीएसपी के परिवार को भी कहीं ना कहीं कोई कंपनसेशन, कोई मुआवजा कोई देने का? मुख्यमंत्री जाएंगे और इसके करके जो भी है अवश्य करेंगे। बिल्कुल गगन, आप देख सकते हैं कि ये परिवहन मंत्री हैं और साथ के साथ माइनिंग मंत्री भी हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से आप हमारे सहयोगी अंकित दुदानी की एक्सक्लूसिव ये बातचीत मंत्री जी से सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि लगाम लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये माफिया राज, गुंडा राज चल रहा है, ये लगाम और कड़ाई से लगाने की जरूरत है। हरियाणा में डीएसपी की हत्या का ये मामला है। आप मंत्री मूलचंद शर्मा को सुन रहे थे, हमारे सहयोगी अंकित दुदानी ने एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि अब किस तरीके से शिकंजा इन बेलगाम खनन माफियाओं पर कसा जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जांच के आदेश दिए हैं। अनिल विज ने कहा है कि डीएसपी की हत्या करने वाले खनन माफिया बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े।
जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। तो हरियाणा के मंत्री आप अनिल विज को सुन रहे थे, जो कि बेबाकी से हमेशा से बयान देते रहे हैं, और इस मामले पर भी डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के मामले पर भी साफ तौर पर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया, और गुस्सा जाहिर करते हुए ये कहा है कि कड़ाई से अब एक्शन लिया जाएगा और जो तमाम हत्यारे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में डीएसपी की हत्या के मामले में मंत्री अनिल विज की ओर से भी अब ये दावा किया जा रहा है कि पुलिस धरपकड़ की कोशिश में कर रही है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लगातार छापेमारी की जा रही है। क्योंकि आपको बता दें, आज नूह में अवैध खनन माफियाओं को रोकने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए हाँ, हम तो गवर्नर साहब को मिले थे। मैं तो उस टाइम भी कहा था, सवाल इस बात का नहीं है विधायकों को धमकी मिलनी है, आम आदमी अपना सुरक्षित महसूस कराता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरियाणा में सरकार ही नहीं है। तो जब तक ये ऑरा नहीं बदलेगा, सुरक्षित ये कानून व्यवस्था जो है कायम नहीं होगी, चुस्त तंदुरुस्त नहीं होगी, तो ये प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है। फिर इस किस्म की अपराध बढ़ते रहेंगे। सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस के राज में इलीगल माइनिंग शुरू हुई थी। कोई इलीगल माइनिंग नहीं थी कांग्रेस। सर जैसे इंसिडेंट हुआ है, वी कैन सी दैट इट्स अ हीनियस क्राइम। ऑफिसर वहां जाते हैं, टीम के साथ हाथ देते हैं, उसके बावजूद भी होता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो इलीगल माइनिंग माफिया, उनका इतना हाथ खुल चुका है, दे डोंट बॉदर वेदर इट्स अ पुलिस ऑफिसर और नॉट। अब या तो बेकाबू है या संरक्षण प्राप्त है। ठीक है सर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सो एक मिनट, वी हैव भूपेंद्र सिंह हुड्डा विद अस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे, और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि कार्रवाई की जानी चाहिए और लगाम लगानी चाहिए, लगाम और ज्यादा कड़ाई के साथ कसी जानी चाहिए। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि कांग्रेस के राज में माफिया राज का जन्म हुआ, तो इस सवाल को उन्होंने दरकिनार कर दिया और साफ तौर पर सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन ये जो बड़ी अपडेट हम आपको इस वक्त दे रहे हैं वो ये कि हरियाणा के नूह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई, और हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो पहुंचे थे अवैध खनन माफियाओं को रोकने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए। जब उन्होंने वहां पर रोकने की कोशिश की सामने से, तो उन पर डंपर चढ़ा दिया गया। उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उन पर ये ट्रक ही चढ़ा दिया गया पूरा का पूरा, जिससे कि मौके वारदात पर ही उनकी मौत हो गई, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि इसी साल डीएसपी रिटायर होने वाले थे, और ये कोई पहला मामला नहीं है जबकि वो इस तरीके से रोकने पहुंचे हों। पहले भी इस तरीके से अवैध खनन माफियाओं को रोकने वो पहुंचे हैं, पहले भी इस तरीके से वो इलीगल जिस तरीके से काम होते हैं वो उनको रोकने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन अब की बार उन्हें खुद भी मालूम नहीं था कि इस तरीके से खनन माफिया उनकी ही जान ले लेंगे। अब दावे लगातार पुलिस विभाग की ओर से किए जा रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन जारी है, कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा जा सके। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक डेवलपमेंट्स हो रही है। लेकिन सांसद विजेंद्र सिंह से हमारे सहयोगी अमित पांडे ने बात की है, क्या कुछ कहा है सांसद ने, आपको सुना दें। हरियाणा की नूह में जो घटना हुई है डीएसपी को कुचलने की, हमारे साथ हिसार से सांसद हैं विजेंद्र सिंह जी। सर आप कैसे इस घटना को देखते हैं, आपकी सरकार है वहाँ पर? नहीं, देखिए बहुत बड़ी घटना है, और ये घटना ऐसी नहीं है कि जिसे किसी भी प्रकार से हल्के में कोई ले सके। एक सीधी चुनौती है पूरी पुलिस व्यवस्था को, पूरे प्रशासन को, पूरी सरकार को। और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, और मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द करेगी, और कार्रवाई भी ऐसी हो जिससे एक संदेश पूरे प्रदेश में जाए। और ख़ास तौर पे ये जो भू माफिया है या माइनिंग माफिया है, इनको ये संदेश जाना चाहिए। आप खुद प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं, जब ऐसा प्रशासन के लोगों के इनसे बर्ताव होता है, सवाल भी इतना लागू कर क्या रही थी आखिरकार वहाँ का प्रशासन? वो तो देखिए नहीं है, ये बड़ी सीनियर ऑफिसर जिसे कहते हैं में ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए, और ये जनता का विषय है। लेकिन हरियाणा में ये भी चीज़ है कि किसी प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अभी तक नहीं पनप पाया है, और मुझे उम्मीद है तो उसे कभी पनपने भी नहीं दिया जाएगा। और उसके लिए निसंदेह पुलिस को और सरकार को बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, उसका संदेश लाउड एंड क्लियर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की ओर यह इशारा करता है। देखिए इतनी उद्दंडता या इतना क्या बोलें, ओवर कॉन्फिडेंस क्रिमिनल में इंडिविजुअल लेवल पे आना तो मुश्किल है, डीएसपी लेवल के आदमी को वो। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी चमन पलानिया भी जुड़ गए हैं। चमन, अभी तक की क्या डेवलपमेंट है, क्या कुछ कहा जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कब तक अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा, पूरी अपडेट।
जी देखिए, जिस तरह से हरियाणा के जो होम मिनिस्टर है अनिल विज, उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया है कि जितनी भी चाहे पुलिस की फोर्स जुड़ती है, हम इसे जो है सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं और पूरी फोर्स जो है पुलिस फोर्स लगाई जा रही है उन इलाकों में, ताकि वहां से जो खनन चालक ने और कलेक्टर ने डीडीएसपी के ऊपर जो ये ट्रक चलाया है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उसके लिए पूरे जो इलाके का पंच गांव है, वहां पर आसपास के इलाकों में जो है पूरी रिसर्च की जा रही है कि वो जो खनन माफिया के लोग हैं वो कहाँ छुपे पड़े हैं। तो उनको ढूंढने के लिए जो हरियाणा पुलिस है वो लगातार जो है अपनी जो टीम है वो रिसर्च कर रही है आसपास के इलाकों में। और अगर हम बात करें हरियाणा के मंत्री की, तो हरियाणा के मंत्री ने भी इस पर जो है मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर से बात की है, इस पूरे मामले की जांच के लिए जो है आदेश दिया है। बिल्कुल चमन, आपसे थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी अमित पांडे ने सांसद ब्रजेंद्र सिंह से बात की थी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अब पुलिस को और ज्यादा कड़ाई से लगाम कसने की जरूरत है, क्योंकि सीधे तौर पर यह चुनौती जो है वो पुलिस प्रशासन को दी गई है और कहीं ना कहीं इसका लिंक ऑर्गेनाइज क्राइम की ओर भी जुड़ते हुए बताया है। अभी देखिए, जिस तरह से हरियाणा का जो विपक्षी दल है वो भी पिछले दिनों से ही जो है वो हरियाणा सरकार पर सवाल उठा रही है कि जिस तरह से पिछले दिनों से विदेशों से भी हरियाणा में के कई मंत्रियों को जो है कई धमकी भरे फोन आए थे और उसी को लेकर अब खनन माफिया की जो ये घटना होती है तो एक डीएसपी लेवल के जो अधिकारी है उनको जो है इस घटना में जो है अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो उसको लेकर जो है वो विपक्षी पार्टियां जो है लगातार जो है वो अब हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर जो है सवाल उठा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है अब हरियाणा सरकार को जो है इस मामले में जो है सख्ती से पेश आना पड़ेगा। लेकिन चमन, जिस तरीके से हम अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुन रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, ये हमारे राज्य में खनन माफिया राज नहीं शुरू हुआ है, अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। क्या ये वक्त नहीं है कि अब इस केस को सुलझाया जाए और लगाम इतनी कड़ाई से कस दी जाए कि इस तरीके से जो मोटिव रखने वाले हैं, इस तरीके की जो हिमाकत करने वाले हैं, उनके रूह कांप जाए। लेकिन फिलहाल आपके पास लौटेंगे हम चमन, लेकिन 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। नूह डीएसपी की एक तरफ हत्या कर दी गई, डीएसपी सुरेंद्र सिंह जो इसी साल रिटायर होने वाले थे पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर में देखिए उसी स्पॉट पर जहां पर अवैध खनन चल रहा था और उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया गया, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। माफिया पर हत्या का आरोप लग रहा है और पुलिस की ओर से लगातार अब छापेमारी की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और साफ तौर पर गृह मंत्री अनिल विज की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि कितनी भी पुलिस फोर्स लगानी पड़े, कुछ भी हो जाए, हत्यारों को हम ढूंढेंगे नहीं। लेकिन न्यूज़ 18 बड़ा सवाल यह उठाता है कि क्या महज हत्यारों को ढूंढ लेना ही काफी है? क्या अब इन पर लगाम इतनी कड़ाई से कस देने की जरूरत नहीं है कि अगली बार इस तरह की हिमाकत करने के पहले इन खनन माफियाओं की रूह कांप जाए? तो चमन, हमारे लास्ट सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। चमन, लगातार बात वही हो रही है, भले ही अनिल विज ये कह दें कि हम पुलिस फोर्स लगा देंगे और जल्द से जल्द हत्यारों को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन क्या इतना काफी है? क्या सिर्फ सुरेंद्र सिंह की हत्यारों को ढूंढ लेना काफी है? क्योंकि खनन माफिया लगातार हरियाणा हो या फिर बगल में पंजाब हो एक्टिव रहे हैं। क्या अब सबक देने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अब दिखाई तो यही दे रहा है कि ना इनको कानून का डर है ना सजा का खौफ। जी अंकिता, देखिए जिस तरह से हरियाणा में जो खनन माफिया की जो ये गतिविधियां बढ़ी है, क्योंकि हरियाणा में जो पिछले समय में जो है खनन माफिया को जो है रोक लगा दी गई थी। अब बीजेपी की सरकार ने जो अब कुछ ही समय जो पहले की हम बात करें तो 5 साल पहले ही इस खनन माफिया जो खनन की जो है परमिशन दी थी, उसके बाद ये खनन माफिया जो है दोबारा से इस तरह से सक्रिय हो गया है। और अगर हम बात करें जो यूपी के साथ लगते बॉर्डर यमुनानगर के साथ जो यमुना नदी है, वहां पर भी कई तरीके से जो अवैध खनन जो है शुरू से होता रहा है। और ये जो नूह का एरिया है, यहाँ पर भी जो है इस अवैध खनन की जो भेंट में जो डीएसपी सुरेंद्र कुमार खड़े हैं। तो अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को लेकर, तो अब हरियाणा सरकार को इस घटना से सबक लेते हुए काफी जो है वो शिकंजा इन अवैध खनन के जो लोग अवैध माफिया जो चला रहे हैं उनके ऊपर जो है शिकंजा जो है अपना तेजी से जो भी आरोप में हो या कोई और माफिया जिस तरह से अवैध खनन चलाता है तो उसके ऊपर अपना शिकंजा हरियाणा सरकार को अब और तेज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि पुराना मामला नहीं है चमन, हम आपके पास लौटेंगे और जानेंगे कि कैसे इन्हें हौसले इनके बुलंद है, किस तरीके से इन्हें शय मिल रही है। लेकिन इस बीच हरियाणा के जो पूर्व खेल मंत्री हैं और प्रेजेंट गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस हत्या के बाद, ये भी आपको सुनवा देते हैं। बिल्कुल
सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं।